हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ चुके हैं अध्याय फर्स्ट, क्लास 12th, समकालीन विश्व राजनीति का। जो अध्याय फर्स्ट है, शीत युद्ध का दौर, उसके 7 पेज तक हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 से। तो आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरियाओं के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया। इसमें संयम का तर्क भी काम कर रहा था। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंद्विता समाप्त नहीं हुई थी। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा कर लिए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। हथियारों के बड़े जखीरों को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी दूसरे की हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से कोई हथियार चला दे तो क्या होगा। अगर परमाणु हथियार के कारण कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता चलेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो ये अपन ने पढ़ा किस तरह दोनों देश हथियारों को इकट्ठा किए जा रहे थे और कहीं ना कहीं दोनों सशंकित थे कि संयम की राह पर चलते हुए भी कहीं ना कहीं युद्ध की संभावना बन सकती है। इसलिए हथियार अपने पास जमा करते रहे दोनों देश। और ये जो शीत युद्ध का घटनाक्रम है वो हम देख रहे हैं अब किस तरह शीत युद्ध चला। 1947 साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। तो ये जो ट्रूमैन का सिद्धांत दिया वो 1947 में दिया साम्यवाद को रोकने का मतलब सोवियत संघ रूस की विचारधाराओं को रोकने के लिए। उनकी विचारधारा साम्यवाद की थी, जबकि अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी विचारधारा। 1947 से 1952 मार्शल प्लान, पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका की सहायता। 1948 से 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। बर्लिन कहाँ पे? यूरोप के अंदर, सेंटर में पड़ता है यूरोप में। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। तो ये 1948 से 1949, तो बर्लिन में जो नागरिकों को आपूर्ति भेजी थी अमेरिका ने, उसको सोवियत संघ ने विमानों से उठा लिया। आपूर्ति को सहायता नहीं देने दी। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ खुद बर्लिन पर, यानी यूरोप के पश्चिमी हिस्से, भाई पश्चिमी हिस्सा जो है वो सोवियत संघ रूस के ज़्यादा नज़दीक था, अमेरिका से थोड़ा दूर था। अमेरिका से यूरोप का पूर्वी हिस्सा नज़दीक था, लेकिन अमेरिका पश्चिमी हिस्से में भी सहायता पहुंचा रहा था। वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहा था, वहाँ के नागरिकों पर अपना प्रभाव छोड़ना चाह रहा था। तो सोवियत संघ रूस ने उसकी आपूर्ति को उठवा लिया अपने विमानों से। ठीक है। 1950 से 1953 कोरिया युद्ध, 38वीं समांतर रेखा द्वारा कोरिया का विभाजन कर दिया। 1954 वियतनाम के हाथों दायन वियन फू में फ्रांस की हार, जेनेवा समझौता पर हस्ताक्षर। 17वीं समांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन, सिएटो का गठन
1954 से 1975 वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1955 बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। 1956 हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1961 क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण। 1961 में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। बर्लिन दीवार जो यूरोप के सेंटर में है, वहाँ पर दीवार खड़ी गई ताकि सोवियत संघ, रूस और अमेरिका दोनों लड़े नहीं और अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी प्रभुत्व जमाएं, और जो भी उन्होंने संयम की एक राह अपना ली ताकि युद्ध से बचे रहें। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट, जो अपन पढ़ चुके हैं। क्यूबा एक देश है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है अमेरिका के पास में, जिसमें जो शासन चल रहा था वो सोवियत संघ रूस के विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का शासन वहाँ चल रहा था, जो कि अमेरिका के पास होते हुए भी। तो वहाँ पे सोवियत संघ रूस ने मिसाइल तैनाती कर दी, जिससे अमेरिका बहुत नज़दीकी उनकी मिसाइलों के कवरेज में आ गया। इस कारण वहाँ युद्ध की स्थिति पैदा हुई थी, जिसे क्यूबा का मिसाइल संकट भी कहा जाता है। और तो वही था, पढ़ ही लिया अपन ने। ठीक है सर। युगा 1961 क्यूबा में अमेरिका प्रायोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण। 1961 बर्लिन दीवार। 1962 क्यूबा का मिसाइल संकट। 1965 डोमिनिकन रिपब्लिक ने अमेरिकी हस्तक्षेप। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति सोवियत संघ रूस के पास जो चीन देश है वहाँ का दौरा करेगा, तो दिक्कत तो होगी ना दोस्त। किसको? सोवियत संघ रूस को। तो ये शीत युद्ध का एक छोटा सा अंश भर था। तो इस तरह छोटी छोटी घटनाएं हुई थी, वो यहाँ पे दी जा रही हैं। 1978 1989 कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप। 1989 से 1969 से 1979 से 1989 अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 गोरबाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ की। 1989 बर्लिन दीवार गिरी। बर्लिन दीवार गिरा दी भाई साहब। दोनों देशों, पूर्वी यूरोप और पश्चिम यूरोप के बीच में जो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी युद्ध से बचने के लिए, वो गिरा दी गई। पूर्वी यूरोप की सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन। पूर्वी यूरोप मतलब सोवियत संघ रूस का कुछ ना कुछ हस्तक्षेप रहा होगा, वहाँ विरोध किया गया। उन्नीस सौ 1990 जर्मनी का एकीकरण। 1991 सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध की समाप्ति। तो ये जो घटनाक्रम है वो है किसका? शीत युद्ध का घटनाक्रम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 9। तो शीत युद्ध का दौर था, उसमें जो कुछ कार्टून बनाए गए हैं किताब के अंदर, उनको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये 2 कार्टून है इस पेज पर, एक ऊपर है, 2 नीचे की साइड है। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी जुटाइए। दूसरे कार्टून में वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। तो दूसरा कार्टून ये है, वियतनाम में अमेरिकी दुस्साहस को चित्रित किया गया है। वियतनाम युद्ध के बारे में और जानकारी जुटाएं। तो ये जो चित्र है इसमें आप समझ रहे होंगे, जो चीन है, चीन वो है तो रूस, सोवियत संघ रूस जो कंधे पे हाथ डाला हुआ है चीन के, लेकिन उसका पीछे से हाथ किसकी तरफ दोस्ती उड़ा रहा है? अमेरिका के साथ, है ना। तो ये है, तो चीन कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा मतलब निभाता नहीं है दोस्ती, ये कह सकते हैं दोस्त। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, अमेरिका का दुस्साहस कहेंगे इसे। ठीक है दोस्त, जो कि खुद अमेरिका कोई काट रहा है वियतनाम, इस तरह से दिखा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं, एक नज़र सी। और अब आते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। पेज नंबर 10
पे अपन पढ़ेंगे अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी। तो इस तरह दोनों देश परमाणु हथियार इकट्ठे कर रहे थे, जखीरों अपने हथियारों के जखीरों को बढ़ा रहे थे लगातार, इस संशय में कि कहीं युद्ध का संकट खड़ा ना हो जाए और हम अम, बच सकें किसी न किसी तरह से। उसी दरमियान जो हमारा भारत देश था वो आज़ाद हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के जस्ट बाद। तो उस समय भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं होना चाहता था, वो अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन नीति पर था। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणु और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो दोनों ने अस्त्र नियंत्रण की महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण होना चाहिए। हम कब तक अपना पूरा देश का जो बजट है उस पर आर्थिक भार इन्हीं हथियारों पर लगाए रखें। भाई जनता की भी तो सही जनता का भी ध्यान रखना है, कब तक हथियार इकट्ठे करते रहें सिर्फ इस संशय में कि कहीं युद्ध ना हो जाए। उससे अच्छा तो यानी बैठ के हम कुछ एक डॉक्यूमेंट पे साइन कर लें कि इन स्थितियों में ही हम युद्ध करेंगे, नहीं तो हम युद्ध नहीं करेंगे। जितना हो सकता है हम उन्हें बातचीत से संभालेंगे। तो जिन चीज़ों पर हस्ताक्षर होते हैं वो उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो 3 संधियाँ थी, वो पहली संधि थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, और दूसरी थी परमाणु अप्रसार संधि, और तीसरी थी परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो पहली संधि थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध की, दोनों देश परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। और परमाणु प्रसार संधि परमाणु हथियारों को जखीरा नहीं बढ़ाएंगे। और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, वो आगे से हमला नहीं करेंगे कोई सा देश। प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि है ना। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियार पर अंकुश करने के लिए अनेक संधियां की। 2 ध्रुवीयता की चुनौती, गुटनिरपेक्षता। तो 2 ध्रुवीयता को चुनौती दी गुटनिरपेक्षता नहीं। हम देख चुके हैं किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व 2 प्रतिद्वंदी गुटों में बढ़ रहा था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के बामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों की परिणति था। 1. इन 5 देशों के बीच सहयोग। 2. शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नवस्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2006 में हवाला क्यूबा में हुए 14वें सम्मेलन में 1 से 16 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए।
इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। वास्तव में ये आंदोलन है क्या? दरअसल ये आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना। इससे पहले हम आगे पेज नंबर 11 बढ़ें, इससे पहले हम ये जो 3 नेता हैं गुटनिरपेक्षता आंदोलन को जिन्होंने अपनी मित्रता से आगे बढ़ाया, वो है जोसेफ ब्रोज टिटो 1982 से 1980, यूगोस्लावाकिया के शासक 1940 से 1980, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लावाकिया में एकता कायम की। और ये जो दूसरे नेता है वो जवाहरलाल नेहरू 1989 से 1964, भारत के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 1964। और एशियाई एकता अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वकालत की। तो ये है जोसेफ ब्रोज टिटो और जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे हैं गमाल अब्दुल नासिर, ये 1918-1970 से 1970 तक मिस्र के शासक। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्य विरोध के लिए प्रतिबद्ध, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। इसकी वजह से सन 1900 अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। सुकर्णो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध, बांडुंग सम्मेलन के आयोजक, सैनिक विद्रोह में तख्तापलट किया। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं। पेज नंबर 11 पे आ गए हम। पृथकवाद नहीं, पृथकवाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। तो गुटनिरपेक्षता आंदोलन के ये तीसरे नेता हैं गमाल अब्दुल नासिर, और जो चौथे नेता हैं सुकर्णो। ये 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले इस युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से लगा रखा। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिनिधि गुटों के लिए मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्ति द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने की उनके संकल्प में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुक्तः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता का नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते, नहीं युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्पविकसित देशों को दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी।
नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ादी नहीं रह सकता। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। इसमें वह उपनिवेशिक देश भी हो सकता था, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। इसी समय नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटॉड में टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेंड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधारों से अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। नंबर 2, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिम देश के बाजारों तक होगी। वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों में मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भूमिका बढ़ेगी। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख उठे। उसके परिणामस्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था कि विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक स्वरूप विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। भारत और शीत युद्ध। यह है बामी अनुक्रमा, पांचवें नेता जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये अफ्रीका का नेता, अफ्रीका के घाना देश के प्रधानमंत्री थे। भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौरान भारत ने दो स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजा को सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। दूसरे, भारत ने उपनिवेशों को चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने की पुरजोर विरोध किया। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने में पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इस मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनीतिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य 10 देशों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्परी सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र के रूप पर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जगह ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति में कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सत्ता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। भारत हमेशा स्थिति में रहा। दूसरे, भारत हमेशा स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। अगर
भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उनकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दाव डाल रहा है, तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था, न ही दौर समझ सकता था। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचना का तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत ओहो सिद्धांतहीन है। कहा जाता है भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे नीतियों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता और प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति में आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यही यदि ये देश साथ आ जाएं और इस तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय यह है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। यह देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। और इससे पहले जो सीमित परमाणु परीक्षण जो संधि हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आओ मिलकर करें। चरण कक्षा को बराबर संख्या वाले 300 में बांटें। ये थोड़ा सा एक कार्यकलाप है जो आप पढ़ सकते हैं और अपने माइंड में थोड़ा विचार कर सकते हैं। देखो पढ़ लेते हैं अपन। प्रत्येक समूह दुनिया के इन 3 खेमों में किसी एक को नुमाइंद करेगा। पूंजीवादी दुनिया, साम्यवादी दुनिया, तीसरी दुनिया। तो आप समझ गए होंगे पूंजीवादी दुनिया अमेरिका की दुनिया है, साम्यवादी दुनिया सोवियत संघ रूस की दुनिया है, तीसरी दुनिया भारत की दुनिया है। तो ये 3 दुनिया है जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कहीं ना कहीं विश्व पटल पर आई थी। अध्यापक ऐसे 2 संवेदनशील मुद्दों को चुनेंगे जो शीत युद्ध के दौरान विश्व शांति सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर चुके हों। कोरिया और वियतनाम संकट अच्छे तरह हो सकते हैं। तो कोरिया में क्या किया उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में एक रेखा खींच दी और वियतनाम में भी अमेरिका का हस्तक्षेप था। तो ये तो उससे रूस को जो कि एक युद्ध का संकट खड़ा कर सकता था। नहीं, प्रत्येक समूह को संबंधित मुद्दे पर घटना चक्र बनाने को कहें और उनको अपने समय के दृष्टिकोण से प्रस्तुति करनी होगी। इस प्रस्तुति में घटना का कार्यक्रम, उसके कारण, समस्या के संबंध में कार्यक्रम शामिल होगा। तो घटनाक्रम अपन जान ही चुके थे, वो पूरा शीत युद्ध का जो घटनाक्रम है उसको आप देख सकते हैं। प्रत्येक समूह को कक्षा के सामने घटना चक्र प्रस्तुत करने का कहें। ठीक है, ये अध्यापकों के लिए है। चलो अध्यापकों के लिए क्या है भाई साहब, छात्रों को ध्यान दिलाएं कि किस प्रकार इन संकटों से संबंधित देशों को शेष विश्व का प्रभावित किया। इन देशों को वर्तमान स्थिति से भी जोड़कर चर्चा करें। तो वर्तमान में कनेक्ट हो रहे हैं। आप ये देखते हो शीत युद्ध है जो आज जो यूक्रेन जो युद्ध जो चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं नाटो का रोल है, क्योंकि यूक्रेन पर अमेरिका अपना जो प्रभाव छोड़ना चाहता है और सोवियत संघ रूस वो अपना यूक्रेन पर अपना प्रभाव छोड़ना चाहता है। तो यूक्रेन अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि रूस एकदम पास में है और उसके लिए अपनी सीमा में शामिल करना, हमला करके अपनी सीमा में शामिल करना आसान है। लेकिन अमेरिका तो भाई दूर है, वो सीमा में शामिल नहीं कर सकता। तो उसका हित उसे जो लगता है वो अमेरिका के साथ ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो उस कारण वो नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो एक संगठन है जो कि अमेरिका का है, जो अमेरिका ने कई देशों को मिलकर बनाया है, इसमें एक डॉक्यूमेंट पर साइन किया गया है कि
नाटो में शामिल किसी भी देश के ऊपर अगर हमला किया जाता है तो वह सभी देशों पर संयुक्त हमला माना जाएगा और उसका जवाब हम सब मिलकर देंगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है उसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता है कि भाई हमको भी शामिल करो ताकि हम पर रूस कभी हमला करे। तो वो कर रहा है रूस, लेकिन वो नाटो में अभी फाइनली उसमें नहीं है। लेकिन तो और इसी का विरोध है, रूस भी इसी का विरोध कर रहा है कि क्यों भाई, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम नाटो में शामिल काहे होना चाहते हो। तो ये है वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें, जो आपको बता दिया वर्तमान स्थिति में किस तरह विश्व पटल पर ये शीत युद्ध जारी है कहीं ना कहीं। इन क्षेत्रों को शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र और तीसरी दुनिया के नेताओं को भूमिका को रेखांकित करें। कोरिया और वियतनाम से कटे भारतीयों का संदर्भ में लिया सकता है। तो भारत की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं इन दोनों महाशक्तियों में बैलेंस बनाए रखने या फिर इन दोनों के युद्ध की स्थिति में बीच में वार्ता करके इनको मसले को सुलझाने का प्रयास करती है लगातार। ऐसे संगठन जो कि इन दोनों में शामिल नहीं हैं उनको सक्रिय करने की भूमिका निभाती है ताकि बैलेंस बना रहे। शीत युद्ध के बाद वाले दौर में हम इस प्रकार के संकटों को कैसे टाल सकते हैं, यह विषय पर बात शुरू करें। शीत युद्ध के बाद वाले दौर में हम इस प्रकार के संकटों को कैसे टाल सकते हैं, तो इस पर कैसे टाल सकते हैं, दोनों देशों को अपनी जो संधि उन्होंने की है कि परमाणु हथियार परीक्षण नहीं करेंगे, आगे से उसको प्रयोग नहीं करेंगे, क्षेपणास्त्र मिसाइल अटैक नहीं करेंगे आगे से, और ना ही टेस्ट करेंगे। बस ये इनका पालन करें और अगर विवाद की स्थिति होती है तो वार्ता सुलझाएं। भारत, तीसरी दुनिया के देश, भारत, अफ्रीका के देश इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है अगर यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक, ऐसे बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि वो अच्छी, अगर वो सक्रिय भूमिका में रहें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है सक्रिय भूमिका रहें तो, और विश्व के सभी देशों का अच्छा समर्थन रहे, उनका भी रहे, महाशक्तियों का भी, उनकी बातों को माने तो विश्व में शांति रहेगी। तो यह है सीमित परमाणु परीक्षण LTVT वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों की प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। तो परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के अंदर। तो ये संधि पर साइन किए थे इन तीनों देशों ने, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ ने 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे। 10 अक्टूबर से 1963 से ये प्रभावी हो गई। अब परमाणु प्रसार संधि NPT, तो LTVT तो था ये सीमित परमाणु परीक्षण संधि, और NPT है परमाणु अप्रसार संधि। ठीक है, ये संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देशों अमेरिका, सोवियत संघ, बाद में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि पर 1 जुलाई, भारत तो बाद में हुआ था परमाणु संपन्न देश, उससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो चुके थे। इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया कि इसमें इस संधि में क्या कहा गया है कि 1 जनवरी 1960 से पहले कि भाई यही जो देश जिसमें जो साइन किए हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये जो 5 देश हैं सिर्फ ये रख सकते हैं परमाणु मिसाइल, बाकी देश नहीं रह सकते। ना ही ये 5 देश किसी को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे भाई साहब, कि ये कोई भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं था कि कोई अन्य देश परमाणु एटॉमिक मिसाइल रख सके।
लेकिन भारत ने अपनी डेवलप कर ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आज हम किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में अपनी सुरक्षा रख सकते हैं विश्व पटल पर। भारत बहुत सबसे सही देश है, अगर विश्व में शांति चाहने वाले देशों में गिना जाए तो टॉप पे आता है। चीन की तरह नहीं है, यहाँ भी ले लो पास में और थोड़ा और थोड़ा, और बिना वजह शांति अशांति रखता है आसपास के देशों में। तो फिर चौथी है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क साल्ट फर्स्ट। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनार्ड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1970 को निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, एबीएमटीटी, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि, तो ये जो संधि हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो एक बार। हाँ, बोर्ड एग्जाम में तो ये आएगा नहीं 12th क्लास में, लेकिन यूपीएससी की नज़र से ये संधियाँ हल्की सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, कोई खास नहीं है, बस थोड़ा सा देख लो, लिखने में थोड़ा आसानी होगी GS2 पेपर में, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का दूसरा चरण सन 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनार्ड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1972 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट फर्स्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 में सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि सेकंड, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि स्टार्ट सेकंड। सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने, उनकी संख्या में कमी करने संबंधित संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 में हस्ताक्षर किए। तो ये थी संधियाँ। इसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न, जो कि आप इस चैप्टर को ठीक से मेरे साथ पढ़े समझे, आप इसके बारे में इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन समझ आएंगे और आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपको इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो और कमेंट में डाल दूंगा या फिर अलग से बना दूंगा। ओके दोस्तों, ये हो गया अपना अध्याय फर्स्ट, समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर फर्स्ट, शीत युद्ध का दौर। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे अध्याय 2 के अंदर।